नमस्कार दोस्तों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसी हुई, मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं और शिक्षा क्या है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। मतलब शिक्षा, और हम लोगों ने शिक्षा के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा। अब हम क्या करें, दोनों को मिक्स करके शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। देखिए, पहला तो शिक्षा और दूसरा मनोविज्ञान। अब देखिए, शिक्षा के बारे में हमें पता है, मनोविज्ञान के बारे में पता है। मनोविज्ञान क्या कहता है? कहता है कि हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, एक तो व्यवहार का अध्ययन करेगा। और मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान में कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत हैं। नियम है मनोविज्ञान में और सिद्धांत है। वहीं पे शिक्षा क्या कहता है? शिक्षा कहता है कि हम व्यवहार का परिमार्जन करेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि हम व्यवहार का अध्ययन करेंगे, लेकिन वही शिक्षा कहता है कि हम व्यवहार का परिमार्जन करेंगे। परिमार्जन, अब देखिए, व्यवहार का परिमार्जन मतलब, और यहाँ पे व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान, हम सब जानते हैं कि मनोविज्ञान पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का, उसके बाद व्यवहार पर करके टिका हुआ है। शिक्षा कहता है, शिक्षा देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है। किसमें? लैटिन भाषा की एजुकेटम, एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है क्या है? अंदर से, और ये बाहर निकालना। मतलब शिक्षा क्या करता है? इसने कहा कि व्यवहार का परिमार्जन करें, मतलब हमारे अंदर जो बालक के अंतर्निहित जो शक्तियाँ होती हैं, अंदर जो शक्तियाँ होती हैं, उसे वो बाहर निकालेगा। मतलब उसके शक्तियों का परिमार्जन करेगा। भाई, सारे बालक में कुछ न कुछ शक्तियाँ होती हैं। शिक्षा कहता है कि हम बालक के अंतर्निहित शक्तियों का परिमार्जन करेंगे। मतलब व्यवहार का वो परिमार्जन करेगा। जो मस्तिष्क के या का बाह्य रूप होता है वो हमारा व्यवहार होता है, और व्यवहार का वो परिमार्जन करेगा। तो दोस्तों, हम ऐसे कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करेंगे तो हमारा वहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान होता है। मतलब अनुप्रयोग होगा किसका? मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करेंगे तो हम हमारा वो शिक्षा मनोविज्ञान होगा। आई बात समझ में? ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि इसके इतिहास के बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों आइए अब देखते हैं कि इसके थोड़ा इतिहास के बारे में, कि शिक्षा का इतिहास क्या है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं कि इसे 19वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी से स्वीकार करते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक थे कार्सनिक क्या कहते हैं? कहते हैं कि इन्होंने कहा कि ईसा के जन्म के पांचवीं शताब्दी पूर्व जो पुराने दार्शनिक और यूनानी दार्शनिक थे उनके द्वारा यह मानते हैं। ईसा के 5वीं शताब्दी पूर्व यह शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मकरण मानते हैं। वहीं पे देखेंगे कि एक बीएफ स्किनर जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म
प्लेटो के शिष्य अरस्तु से, प्लेटो के जो शिष्य थे अरस्तु, वो है अरस्तु। क्यों हम जानते हैं अरस्तु को कि अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को एक शाखा के रूप में अलग किया था। इसीलिए स्किनर ने कहा कि नहीं, अरस्तु ही शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता है, क्योंकि उस समय 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के पूर्व, जो हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि जो तमाम दार्शनिक थे, उसने अपने दर्शन को छोड़ करके विज्ञान को अपनाना प्रारंभ कर दिया, और विज्ञान के प्रयोग के रूप में व्यवहार के अध्ययन का उन्होंने अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? क्योंकि लोग जानते थे कि मनोविज्ञान आत्मा, चेतना, मस्तिष्क से होकर के अब व्यवहार पर अगर टिक गया तो उन्होंने व्यवहार का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए स्किनर कह रहे हैं कि नहीं, अरस्तु ही शिक्षा मनोविज्ञान के जन्मदाता है। देखिए, कुछ मनोवैज्ञानिक, कुछ दार्शनिक यही मानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत प्रकृतिवादी विचारधारा से हुई है। प्रकृतिवादी विचारधारा। अब प्रकृति विचारवादी धारा किसकी थी? मतलब प्रकृतिवादी विचारधारा तो रूसो ने दिया, और इन्हें प्रकृतिवादी विचारधारा देने का श्रेय है कि ये रूसो को ही प्रकृतिवादी विचारधारा का जनक कहा जाता है। विचारधारा क्या है? ये जनक है। और उन्होंने एक प्रकृतिवादी विचारधारा इसलिए दी, इन्होंने कहा कि देखिए, अगर हमें प्रकृति को समझना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को समझना पड़ेगा। और मनुष्य क्या करेगा? प्रकृति और मनुष्य के बीच कुछ अंतःक्रिया होगी। भाई, अंतःक्रिया जब दो मनुष्यों के बीच होती है तभी एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर दो मनुष्य एक जगह बैठा दिए जाएं और एक दूसरे से बोले ही ना, कम्युनिकेशन ही ना एक दूसरे से करें, तो क्या एक दूसरे की बात समझ पाएंगे? एक दूसरे के व्यवहार को समझ पाएंगे? नहीं। जब वो एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे तब एक दूसरे को व्यवहार को समझेंगे। नहीं तो वैसे ही लाखों लोग बैठे रहते हैं शहरों में, फ्लैटों में, एक दूसरे से लोग बोलते नहीं। एक दूसरे फ्लैट में क्या होता है, कोई कुछ भी आग कब जाता है कब आता है किसी खबर नहीं रहती। लेकिन गाँव में क्या होता है? गाँव में जरूर लोग अगर ये सब जा करके दूसरों से कम्युनिकेशन कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तब मतलब अंतःक्रिया हो जाती है। और अंतःक्रिया करने से एक दूसरे को समझ जाते हैं। इसीलिए रूसो ने कहा कि मनुष्य अगर प्रकृति के साथ अंतःक्रिया करेगा तो प्रकृति को समझेगा, और प्रकृति को समझेगा तो क्या करो? प्रकृति को समझने के लिए मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सबकी प्रकृति क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग सबकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। और अगर प्रकृति अलग अलग होगी तो हर मनुष्य की, हर बालक की एक अपनी योग्यता होगी। ठीक है, अयोग्यता अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार तो क्या करे? प्रकृति में स्वतंत्र विचरण करेगा तो वो अपनी प्रकृति को समझ जाएगा, अंतःक्रिया करेगा। इसलिए रूसो ने कहा, इसी रूसो ने प्रकृतिवादी विचारधारा पर ज़्यादा जोर दिया। और यहीं से कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ से शुरुआत शिक्षा मनोविज्ञान की होती है। देखिए, इनकी विचारधारा को से प्रेरणा पा करके पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, फ्रावेल आदि ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे शुरुआत किए, बहुत अच्छे अपने प्रयोग किए और उसमें बहुत अच्छे सुधार कर लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखेंगे, एक आते हैं मनोवैज्ञानिक एडवर्ड डी थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को, इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। अब क्यों कहा जाता है?
आपने कहीं पढ़ा होगा या जरूर पढ़ा होगा कि थार्डाइड ने सीखने के नियम दिए थे, सिद्धांत, जो इनके 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम थे। वास्तव में देखिए, इसलिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रथम, क्योंकि व्यवहार, मनोविज्ञान कहता है कि व्यवहार का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान में सिद्धांत और नियम होते हैं। इन्होंने वास्तव में सिद्धांत, नियम, मतलब नियमों को, सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग किया और इन्होंने साबित कर दिया कि हाँ, नियम और सिद्धांत होते हैं शिक्षा में, तभी जाकर के हम शिक्षित हो पाते हैं, कुछ सीख पाते हैं। देखिए, क्योंकि शिक्षा में कहा गया कि शैक्षिक शिक्षा मनोविज्ञान कब होगी, जब व्यवहारिक मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग करें। और इन्होंने सही तरीके से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम क्या दिया? इन्होंने दिया साहचर्य का नियम, इन्होंने दिया जो मुख्य नियम थे, प्रभाव का नियम, तत्काल का नियम, ये सब क्या थे? इन्होंने दिया और इन्होंने साबित किया कि शिक्षा में इसका उपयोग है तो है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आते हैं शिक्षा शास्त्री स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल जो ये अमेरिका के थे, इन्हें बालकों से संबंधित मनोविज्ञान को जन्म दिया, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। देखिए दोस्तों, थार्डाइड को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, लेकिन स्टैनले हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इन्होंने बालक के विकास के लिए बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए और इन्हीं की देन है कि इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। स्टैनले हॉल का देन है प्रश्नावली किसके ऊपर? बालकों के मनोविज्ञान को जानने के लिए इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। इसलिए हम शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बाल मनोविज्ञानी का जनक मानते हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे कि एक और मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें जॉन डीवी। देखिए, ये भी अमेरिका के ही थे। देखिए दोस्तों, जॉन डीवी को शैक्षिक व्यवहार का जनक माना जाता है। जॉन डीवी ने 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। कहाँ पे? शिकागो में। जॉन डीवी ने 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा कि 1879 ईस्वी में लिपजिंग में विलियम गुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में लिपजिंग में स्थापित की, परंतु जॉन डीवी 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। क्लियर है? देखिए, इन्होंने शिकागो में इन्होंने क्या किया कि शैक्षिक व्यवहार पर जो प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित किया, इन्होंने क्या किया, इसमें शैक्षिक व्यवहार पर इन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया। क्योंकि शैक्षिक व्यवहार पे इन्होंने अध्ययन इसलिए किया कि करने के लिए ही इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा
जाता है। दोस्तों देखेंगे ये सब ये तो हम कार्यक्रम देख लिए कि कैसे कैसे किन किन मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या सिद्धांत दिए और क्या क्या इन्होंने कहा। अब देखते हैं दोस्तों कि एक आध दो परिभाषा देख लेते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है। आइए दोस्तों देखिए, देखते हैं एक आध दो परिभाषा। कार्लसनिक के अनुसार कार्लसनी ने कहा कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। अनुप्रयोग करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, इन्होंने कहा कि सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान है। दूसरी तरफ देखिए, क्रो एंड क्रो ने कहा, क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक या वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। मतलब क्या कि व्यक्ति के जन्म से लेकर के और वृद्धावस्था तक या मृत्यु पर्यंत तक क्या सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एक और मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या परिभाषा दिया है। उनका नाम है स्टीफन। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक व्यवहार का क्रमबद्ध अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्रमबद्ध अध्ययन मतलब क्रम से, जैसे जैसे जन्म से लेकर मतलब शैक्षिक व्यवहार का जैसे जैसे हम सीख रहे हैं वैसे वैसे उसका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। दोस्तों इस तरह से हम देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान को कार्लसनी ने 5वीं ईसा के 5वीं शताब्दी पूर्व ही शिक्षा मनोविज्ञान मान लिया। ठीक है, स्किनर ने भी कहा कि नहीं, प्लेटो के शिष्य अरस्तु हैं। ठीक है, किसी ने कहा नहीं, प्रकृतिवादी विचारधारा से शिक्षा मनोविज्ञान जन्म हुआ। तो इस तरह से देखेंगे कि 19वीं शताब्दी में शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जन्म लिया और 1920वीं शताब्दी तक आते आते
इसकी यह एक अलग विषय के रूप में यह पूर्ण हो चुका था। ठीक है, इसने एक अलग विषय के रूप में जन्म ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको या इससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज का टॉपिक, तो आप इसे शेयर लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, ताकि हमें हौसला मिले और हम आपको एक नए वीडियो एक नए टॉपिक पे आपको मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।